बहनों और भाइयों, ये बिहार की आवाज नहीं लग रही है। अपनी आवाज को पूरे बिहार तक पहुंचाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, माता जानकी की। नमः पार्वती पतये हर हर। संसद में लंबे समय तक हम लोगों के सहयोगी के रूप में जिन्होंने इस दानापुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया और विकास में भी योगदान दिया, ऐसे लोकप्रिय नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राम कृपाल यादव जी के नामांकन कार्यक्रम में आज मुझे आप सबके बीच में आप सबसे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यपाल सम्मान्य श्री गंगा प्रसाद चौरसिया जी, फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री श्याम रजक जी, मंत्री श्री जनक राम जी, राजस्थान के वरिष्ठ नेता सम्मान्य श्री राजेंद्र सिंह राठौर जी, दिल्ली विधानसभा के माननीय सदस्य श्री अनिल शर्मा जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती अनामिका सिंह पटेल जी, पूर्व विधायक शशीम गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी पटना ग्रामीण के जिलाध्यक्ष श्री रजनीश कुमार जी, लोजपा के जिलाध्यक्ष श्री चंदन यादव जी, जदयू के जिलाध्यक्ष श्री आसिफ आलम जी, आरएलएम के जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र कुशवाहा जी, विधानसभा के प्रभारी श्री श्रीराम शर्मा जी, महामंत्री पवन तिवारी जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे सेतुल कुमार जी, आज के इस नामांकन कार्यक्रम में उपस्थित हजारों की संख्या में दानापुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले बिहार की इस पावन धरा को, जिस पावन भूमि को मां जानकी की पावन भूमि के रूप में, भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि के रूप में, भगवान महावीर की जन्मभूमि के रूप में, लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों,
ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि दीपावली और छठ महापर्व के पूर्व मुझे अपने पुराने साथी श्री राम कृपाल यादव जी के नामांकन कार्यक्रम में भाग लेकर के दानापुर में आने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि दानापुर इसकी अपनी महत्ता है। आप भारत के महान गणतज्ञ और जिनके नाम पर भारत ने अपना उपग्रह छोड़ा था, ऐसे आर्यभट्ट का नाम जानते होंगे। ये दानापुर उनकी जन्मभूमि भी है। याद रखना, आचार्य कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान जैसे महाप्रतापी राष्ट्र शिल्पियों को देने वाला हमारा यह बिहार और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पावन जन्मभूमि के रूप में भी हमारा यही बिहार और यही क्षेत्र जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि देहु सिवावर मोही है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। यानी गुरु गोविंद सिंह जी का यह अमर वाक्य आज भी हर भारतीय को एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। और ये यहां की धरती इस बात की गवाह है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब पटना साहिब से उनको बाहर जाना हुआ तो पहला पड़ाव यही दानापुर उनका रहा है। बचपन में उनका पहला पड़ाव यही दानापुर बना था। आज उस दानापुर में मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध ये केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उन संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से आज डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार में बिहार की गति डबल स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखाया है, वह गति, वह स्पीड इसी प्रकार से बनी रहे, इसके लिए अपने बिहार के बहनों और भाइयों का आह्वान करने के लिए आज मैं यहां दानापुर से आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था।
यहां विकास के नाम पर उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। विकास के नाम पर यहां पर पेशेवर गुंडे और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण 1990 से 2005 के बीच में प्रदान करके पूरे बिहार के विकास को बाधित कर दिया गया था। बिहार के नागरिकों के सामने, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। हर वह व्यक्ति बिहार से प्लान कर रहा था जिसके मन में एक भाव था बिहार के बारे में कुछ करने की, बिहार को आगे बढ़ाने की और बिहार की अपनी उस परंपरा को जिसने कभी भारत को नेतृत्व दिया था, भारत के स्वर्ण युग को लाने का अवसर जिस बिहार ने दिया था, अपने पूर्वजों की स्थापना को पुनर्स्थापित करने का जो जज्बा था, उस जज्बे को उस कालखंड में किस प्रकार से रौंदने का काम हुआ था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसीलिए पिछले 20 वर्ष में बिहार को उस कलंक से मुक्त करने का काम एनडीए की सरकार ने जिस प्रभावी ढंग से किया है, आज डबल इंजन की ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार के अंदर उसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव में फिर से बिहार वासियों का आह्वान करने के लिए आई है। बहनों और भाइयों, अब बिहार में यहां के विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। यह अपराध को कोई अपना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बना सकता। अब बिहार में अपराध को अपनी पपौती बना करके अपहरण का उद्योग चलाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अब तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर के विकास के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, उन कार्यक्रमों में अब पेशेवर माफिया और अपराधी कहीं बाधक नहीं बन पाएंगे। इस दृष्टि से आज एनडीए की सरकार ने बिहार के अंदर भी प्रभावी भूमिका के साथ कार्य करना प्रारंभ किया है। आज बिहार का नौजवान जब बिहार से बाहर जाता है, हर क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना के दिखाता है। वह जिस भी क्षेत्र में गया, लेकिन कुछ लोगों ने 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के नौजवानों की प्रतिभा को कुंद करने का काम किया था। बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था और बिहार इसकी दंश को लंबे समय तक झेलने के लिए मजबूर हुआ था। एक से एक बड़े घोटाले यहां पर हुए थे। जो पैसा यहां के विकास में खर्च होता, नौजवानों के रोजगार पे खर्च होता, बाढ़ जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए, वियरा के ब्रिजेज के निर्माण के लिए, अमृत योजना में जनता को नगरीय क्षेत्र में बुनियादी सुविधा देने के लिए, हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने में खर्च होता, वह पैसा यहां पर चारा घोटाले जैसे महा घोटालों में खर्च होकर के बिहार के नागरिकों के सामने पहचान के संकट को खड़ा कर दिया गया था। अब वह पहचान का संकट एनडीए की सरकार ने बिहार से समाप्त किया है। आज बिहार का नौजवान हर एक क्षेत्र में अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में इंडी गठबंधन में फिर से एक
उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग करवाने की इस अपनी कुत्सित चेष्टा को और जो एक पारदर्शी और स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया के तहत हर मतदाता को अपनी पहचान देनी है और पहचान पत्र दिखा करके ही वह मतदान में भागीदार बन सकता है। जब इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ एनडीए की सरकार उसका समर्थन कर रही है, एनडीए के सभी दल उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं नहीं, फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। ये तो बिहार के लोगों के हकों पर डकैती करने जैसा है, डकैती डालने जैसा है। ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है और यही कहने के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, बिहार के नागरिकों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के दलितों को, बिहार के वंचितों को, बिहार के नागरिकों को उनके अधिकार से मजबूती के साथ, उस अधिकार में किसी को भी डकैती डालने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। यह दिखाने के लिए आज जब चुनाव आयोग मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, तब ये लोग दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, आपको अपनी पहचान दिखानी पड़ती है ना। आप कहीं जाते हैं तो आपको उस देश में या वहां पर जाते हैं तो वहां पर आप जाते हैं तो जाकर के आप अपनी पहचान दिखाते हैं, अपनी चेहरा दिखाते हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा देखे, बिना पहचान पत्र देखे जिसकी मर्जी आए वो वोट डाल दे। और इसीलिए तो ये चाहते हैं कि ईवीएम मशीन न रहे। ये चाहते हैं कैसे पहले मतदाता पत्रों की चोरी करके, जबरदस्ती छिनैती करके, डकैती डाल करके ये लोग जबरदस्ती मतदान करके एक गरीब के हक पर डकैती डालते थे। आज भी आरजेडी कांग्रेस उसी अपने कालखंड की ओर ले जाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। उन स्थितियों में हर मतदाता को जागरूक होकर करें, मतदान करने के लिए अपने आप को तैयार होने के लिए आगे आना होगा। बहनों और भाइयों, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में एनडीए के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज बिहार विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज बिहार में विकास भी है, विरासत भी है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा, आज आप देख रहे होंगे जब बिहार का राम भक्त बिहार से जाता था नारा लगाते हुए, कहते हुए जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब एक कांग्रेस और आरजेडी के लोग कहते थे क्या ये संभव कर पाएंगे क्या? प्रश्न करते थे। बिहार के चुनाव में हम लोग आते थे, हमसे पूछा जाता था क्या राम मंदिर बन पाएगा? हम कहते थे जरूर बनेगा। तब भी हम कहते थे जरूर बनेगा। और बहनों और भाइयों,
आज अयोध्या में तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं, लेकिन अब बिहार में भी मां जानकी का मंदिर बन रहा है। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में भी वह कार्य प्रारंभ हो गया है। यही है विरासत, यही है विरासत, यही है हमारी विरासत। हम भगवान राम और मां जानकी की इस परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति करते हैं। हमें चंद्रगुप्त मौर्य, भगवान बुद्ध और चाणक्य की परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति होती है। यह बिहार की वो भूमि है जब कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोंटने का काम किया था, तब यही बिहार उठ खड़ा हुआ था, यहां का नौजवान खड़ा हो गया था। सरदेव जयप्रकाश जी के नेतृत्व में यही पटना में उन्होंने हुंकार भरी थी और कहा था कि देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का अधिकार किसी को भी नहीं देंगे। लेकिन आज जो कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम की थी, उसी कांग्रेस की झोली में आरजेडी ने अपने को गिरवी करके रख दिया है। ये जेपी के सपनों पर पानी फेरने का काम ये लोग कर रहे हैं। अपने लूट को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए ये लोग कांग्रेस की झोली में जाने का काम किए हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको बिहार, जिसने दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, वैशाली का गणतंत्र उसका उदाहरण है। दुनिया के अंदर ज्ञान भूमि के रूप में महात्मा बुद्ध को इसी बिहार की धरती में, गया में ज्ञान प्राप्त हुआ है। दुनिया का प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा इसी बिहार की धरती ने दिया है। देश को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में इसी बिहार की धरती ने दिया है और वह बिहार आज विकास की जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, कांग्रेस और आरजेडी को कतई अच्छा नहीं लगेगा। बहनों और भाइयों, बिहार की इस परंपरा को हम लोगों ने भी अपने यहां मजबूती के साथ जोड़ने का काम किया है। आज याद करिए, सरदेव जयप्रकाश जी की जन्मभूमि बलिया जनपद में, बिहार और उत्तर प्रदेश के जंक्शन में, हमने वहां पर 1977 में सरदेव जयप्रकाश जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा था कि वहां के चिकित्सालय का नामकरण अगर हो सके तो उनकी धर्मपत्नी के नाम पर करवा देना। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई, हमने सबसे पहला काम किया, जयप्रकाश जी की जन्मभूमि में बने हुए चिकित्सालय को भव्य स्वरूप देकर के उनकी धर्मपत्नी के नाम पर उस चिकित्सालय का नामकरण किया है। उनकी जन्मभूमि को बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा है। सरदेव जयप्रकाश जी का भव्य स्मारक बनाया है। हमें प्रयागराज की धरती पर पहला यानी उत्तर प्रदेश का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनानी थी। लोगों ने कहा किस नाम से बनेगा? मैंने कहा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर बनेगा। अयोध्या की कनेक्टिविटी कहां की होनी चाहिए? हमने कहा पहली कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की अयोध्या की सीतामढ़ी के लिए होनी चाहिए और हम लोगों ने उसको राम जानकी मार्ग के रूप में, उसे 4 लेन के रूप में हम लोग उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार की विरासत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी।
और याद करिए, डबल इंजन की एनडीए सरकार है जो आरजेडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के साथ साथ आपराधिक उद्योग को भी नियंत्रित कर सकता है, मजबूती के साथ नियंत्रण करेगा। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, और हम लोगों ने तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने प्रारंभ कर दिए। सबके आवास, हर गरीब को आवास। मोदी जी प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, देश के अंदर उन्होंने करोड़ों लोगों को आवास दिया, 4 करोड़ लोगों को आवास दे दिया। ये काम कांग्रेस भी तो कर सकती थी। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए, 10 करोड़ से भी गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दे दिए, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का प्रतिवर्ष सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को कोविड कालखंड से लेकर के लगातार 29 तक फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन गरीब कल्याण न कांग्रेस के एजेंडे में था, न आरजेडी के एजेंडे में। इनके एजेंडे में तो परिवार कल्याण था, स्वयं का परिवार का कल्याण हो। इनके एजेंडे में कांग्रेस का भी परिवार का कल्याण था, और आरजेडी के भी एजेंडे में वही परिवार कल्याण था। एनडीए ने पूरे भारत को और बिहार के अंदर पूरे बिहार को ही अपना परिवार मान करके बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, आज बिहार की पहचान बन रही है। बिहार में नए नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, बिहार में मेट्रो जैसी आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्राप्त हो रही है, इनलैंड वाटरवे की सुविधा आ रही है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की नई नई संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं। उन स्थितियों में विकास की आभा समाप्त नहीं होने देनी है। दीपावली में जैसे हर घर में एक जगमगाहट होती है, छठ के पर्व में एक महा उत्सव जैसा माहौल होता है, ऐसे लोकतंत्र की धरती पर लोकतंत्र का कमल इसी प्रकार से खिलता हुआ दिखना चाहिए कि एक तरफ बिहार विकास करेगा और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार मजबूती के साथ यहां के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए इन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाती रहेगी। इस विश्वास के साथ आज मैं आप सबके साथ आया हूं जुड़ने के लिए। चुनाव के दौरान बहुत यहां पर आने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आह्वान करने के लिए आया हूं। ये बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत है और ये मुझे अच्छा लगा कि मुझे अपने पुराने साथी श्री रामकृपाल यादव जी के ही नामांकन में पहले कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोग संसद में काफी पुराने रहे हैं, एक साथ काम करते रहे और मजबूती के साथ बिहार की आवाज को मजबूती प्रदान करते रहे हैं। हमें बिहार में फिर से उस राम राज्य के उदाहरण को चरितार्थ करना है, जिसको लेकर के यहां स्वर्ण यानी देश का स्वर्ण युग
यही बिहार ने प्रदान किया था। बिहार ने आज से 2000 वर्ष पहले हम फिर से बिहार को वहां लेकर के जाएंगे और इसके लिए एनडीए सरकार आवश्यक है। एनडीए के हर प्रत्याशी को विजयी बना करके भेजिए, रामकृपाल यादव जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजिए। और बहनों और भाइयों, आप ये मान करके चलिए, जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, बेरा में ब्रिज का हो, चाहे यहां के सिविल लाइन और ड्रेनेज की समस्या और बुनियादी सुविधाओं का, गरीबों के लिए आवास का, ये सभी समस्याओं का समाधान यहां पर भी होगा। ऐसे ही होगा जैसे माफियाओं की जमीन को वापस लेकर के और गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, यहां पर भी बनेंगे, चिंता की कोई बात नहीं, अवश्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री रामकृपाल यादव जी को जीत की अग्रिम बधाई देता हूं। आप सभी को दीपावली और महाछठ की भी हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। छठी माई से यही प्रार्थना है कि आपके घर में, आपके परिवार में वह इसी प्रकार से उत्सव और मंगल का माहौल बनाती रहे, आप सबके जीवन में इसी प्रकार से खुशहाली आती रहे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम।